नमस्कार। आज हम लोग 4 हफ्ते बाद मिले हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो थे, वो चल रहे थे पब्लिक इंडिया पे और हम लोगों की कमिटमेंट लेवल्स भी बढ़ गई थी और इस वजह से हम लोगों को बीच में 4 हफ्ते के लिए विश्राम देना पड़ा। अब हम फिर से बुधवार के कार्यक्रम जो मेरी बात रहती है आप लोगों के साथ, वो फिर से हम लोग अब कोशिश निरंतर यही रहेगी कि हर हफ्ते करें। आज का जो विषय है वो आने वाले आगामी 2024 इलेक्शन में बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है और किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी सरकार 2024 के इलेक्शन लड़ेगी, इस पे चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख मुद्दे रहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा जो मुद्दा रहेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये दो मेन मुद्दे हैं जिन पे लोगों के तमाम लोगों की चर्चाएं हैं। आज भी अखबार की सुर्खियों में इन्हीं दो मुद्दों पे बेसिक डिस्कशन हो रही थी महाराष्ट्र की सरकार में जो सरकार गिराएगी उसके अलावा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और अभी तक जो मालूमात हैं चीज़ों के बारे में वो क्या मालूमात हैं, क्या सरकार ने कहा है और विपक्षी दल जो है किस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिस्क्रिप्शन है ये 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे तो 2016 से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा चल रही थी और 2017 में सरकार ने ये कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबको समानता का दर्जा रहेगा, जेंडर इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, मैरिज और एडॉप्शन के जो राइट्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, डिवोर्स और सेपरेशन के कॉमन लॉज बनाए जाएंगे, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जाएगा, पॉलीगैमी जो है उसको बैन किया जाएगा और इन चीज़ों के बारे में माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इन तमाम बातों के बाद जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, उसमें फिर सेंटर की सरकार ने स्टेट की सरकारों पे, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है तो कंकरेंट लिस्ट क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है और उस पर सरकार गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। तो सेंटर की सरकार ने अपनी डबल इंजन की सरकारों को, जहां बीजेपी रूल स्टेट्स है, उनको कहा कि आप अपनी अपनी विधानसभाओं में इसकी चर्चा कीजिए और एक मसौदा ड्राफ्ट जो है आप अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव कीजिए और उसके बाद हम सेंटर में उसको सब स्टेटों का जब ड्राफ्ट आ जाएगा हमारे पास और उनकी सहमति आ जाएगी, उसके बाद हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंट्रल लेवल पर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन सब बातों में कोई चीज़ में बुराई तो नज़र आती नहीं है, पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों कर रहे हैं और उसको अगर आप पूरे उसमें देखें कि जिस तरीके से मेन मुद्दा जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो राम मंदिर का मुद्दा था। आज भी योगी महाराज कहते हैं उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की रामलला का मंदिर जो है जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मैटर था जिसपे बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ये कहती है कि हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट से उसका करा के आदेश और उसमें ज़मीन भी ले ली और उसमें अब कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग पे चल रही है। 2024 जनवरी में मंदिर तैयार हो जाएगा। अगर उसके संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें तो माइनॉरिटीज़ को ये लगता है कि शायद हमारे राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पर्सनल लॉज ख़त्म हो जाएंगे, हमारे शरिया लॉज ख़त्म हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड का क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा और इनहेरिटेंस के राइट्स में बहुत सारे सवाल बहुत सारे कम्युनिटीज़ के हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस करीब 22 हैं, 398 डायलेक्ट्स हैं जो किसको कहते हैं बोली है जो बोली जाती है, 398 डायलेक्ट्स हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 645 ट्राइब्स हैं। जो अनुसूचित जनजातियों के राइट्स हैं, ट्राइबल्स के राइट्स हैं, वन अधिकार के राइट्स हैं। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद से 1960 के दशक से ट्राइबल राइट्स और वन अधिकारों के राइट्स को लेकर जितनी भी ट्राइबल्स हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, उड़ीसा में हो, अंडमान निकोबार में हो या लद्दाख के एरिया में हो, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं। और पहली सरकारों में, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो या राजीव गांधी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकारों ने निरंतर प्रयास कर ट्राइबल्स को उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन, उनके जो भी उनके कस्टम्स वो फॉलो करते हैं, जो उनके, क्योंकि वो लैंडलेस हैं तो उनका अधिकार जो है उन वनों पर है जहां वो रहते हैं, क्योंकि वो संरक्षण भी करते हैं। जल जीवन, जंगल का संरक्षण का जो योगदान ट्राइबल्स का है
वो मेरा ख्याल शायद ही किसी कम्युनिटी का हो। तो इन जनजातियों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल आर्टिकल 371 ए में प्रावधान किए गए। उसमें नॉर्थ ईस्ट के हिल एरियाज भी आते हैं, आपके मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ भी काफ़ी ट्राइबल बेल्ट्स हैं। अभी आपने देखा हाल ही में मणिपुर में 2 ट्राइब्स में कैसे लड़ाई हो गई, मैटीज और कुकी ट्राइब में, और उसको लेकर आज 70 दिनों से वहाँ पे इंटरनल स्ट्राइक चल रही थी। किसी वजह से वो अब मामला जो है थोड़ा शांत हुआ है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जायज़ा लेके ये कहा है कि हालात कंट्रोल में हैं और जो भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं जिनका नुकसान हुआ है वो हम किस तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें पर्सनल लॉज की, तो क्या जो मुस्लिम शरिया लॉज हैं या और कस्टम्स हैं, जैसे पारसीज में अपने लॉज हैं या सिख धर्म में अपनी कवायद है शादी कराने की, लामा फेरे लेने की, तो ये पर्सनल लॉज क्या रीडिफाइन किए जाएंगे? हिंदू मैरिज एक्ट में HUF भी आता है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। तो क्या ये HUF के बेसिक राइट जिसमें टैक्स एडवांटेज है, आप HUF बना के टैक्स बचा सकते हैं पूरी फैमिली को अंडर HUF करके, तो क्या ये HUF के राइट्स और कम्युनिटीज को भी दिए जाएंगे? क्या पसमंडा मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए जो मोदी सरकार कवायद कर रही है कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये मुस्लिम समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको पसमंडा मुस्लिम कहा जाता है, तो वो हमारे लाभार्थी वर्ग में भी आते हैं, पीएम आवास योजना में भी आते हैं, स्वच्छ जो हम लोग भारत अभियान के अंदर जो टॉयलेट्स बना के दे रहे हैं उसका भी वो पार्ट है, जल जीवन मिशन में जो पानी के कनेक्शंस दे रहे हैं उसमें भी हम पसमंडा मुसलमानों को बेनिफिट दे रहे हैं, और ये हमारे राशन के भी लाभार्थी हैं। तो क्या पसमंडा मुसलमानों को अपील करके एक सर्व समाज की बेहतरी के लिए जिस तरीके की परिकल्पना भारत के इतिहास में, भारत की संविधान में, भारत की आज़ादी के बाद से जो एक परिकल्पना है कि सबको समानता का दर्जा दिया जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, तो क्या ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड से अश्योर हो जाएंगी कि अगर एक हिंदू परिवार की लड़की अगर एक मुस्लिम परिवार के लड़के के साथ ब्याही तो क्या वो लव जिहाद तो नहीं माना जाएगा? क्या उनकी भी प्रोटेक्शन, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट होंगे? क्या एक मुसलमान फैमिली को एक हिंदू बच्चे को गोद लेने के लिए अडॉप्शन राइट्स अवेलेबल होंगे? क्या इसको धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण का दर्जा तो नहीं दिया जाएगा? क्या जब गाय और भैंस की ट्रेडिंग होती है, जब कैटल ट्रेडिंग होती है, तो उस कैटल ट्रेडिंग में अगर वो ट्रांसपोर्ट ले जाते हुए कोई मुसलमान ड्राइवर पकड़ा गया तो क्या उसकी काउ विजिलेंटे जो हैं, जो गौरक्षक दल हैं, क्या उसकी वो हत्या तो नहीं करेंगे, उसको मारेंगे तो नहीं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको भी बचाएगा? क्या जो लोग समानता का दर्जा दिलाने के लिए सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, सभी लोगों के खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रोटेक्शन मिलेगी कि वो अपनी बात खुले मन से कर सकते हैं या उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं? तो ये बहुत सारे विषय हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। और लॉ कमीशन ने जस्टिस ऋतुराज के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर ये कमीशन बनाया गया था, उसमें उन्होंने आवेदन दिए कि लोगों से सजेशंस मांगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से लिखित में मांगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो करीब 20 लाख उनको आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पे उनकी लॉ कमीशन जो है जून 14 से लेके अभी तक के 20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। वो उनको स्कैन कर रही है, उनको पढ़ रही है, उनको समझ रही है। अभी ये कहना मुश्किल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस सूरत हाल में लाया जाएगा, पर जब मोदी सरकार उसको राम मंदिर से जोड़ देती है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से जोड़ देती है जो कश्मीर में लाया गया, और कश्मीर को जिस तरीके से स्टेट को यूटी में 2 यूटीज में डिवाइड किया, यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी तक उसमें इलेक्शन नहीं कराए गए हैं, वहाँ की लोकल बॉडीज़ नहीं है, वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली खाली है, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो अपने गवर्नर काउंसिल के साथ काम करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वो आर्टिकल 371A में जो प्रावधान है अनुसूचित जातियों जनजातियों को बचाने के, ट्राइबल्स को बचाने के लिए, क्या उनका वो ख्याल रखा जाएगा? क्या वो आर्टिकल 370 की तरह एक ठंडे बस्ते में तो नहीं रख दिया जाएगा कि आर्टिकल 370 हटा दिया और कश्मीर पे आपने पूरा अपना वो लोगों की बात जो है वो कैसे निकल के आएगी? आप लोगों को कैसे साथ जोड़ेंगे? तो इस पे सवाल खड़ा हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द तो बहुत अच्छा है, सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए,
सबके पास इनहेरिटेंस राइट होने चाहिए, सबके पास अडॉप्शन राइट्स होने चाहिए, पर हमारी क्रॉस कल्चरल एक्टिविटी इतनी है, हमारे इतने सारे धर्म मानने वाले लोग हैं, और शादियां भी होती हैं, एक क्रिश्चियन कैथोलिक की शादी एक हिंदू धर्म ब्राह्मण फैमिली में भी हो जाती है, एक ब्राह्मण फैमिली की शादी एक दूसरे परिवार में मुस्लिम परिवार में भी हो जाती है, एक मुस्लिम परिवार की फैमिली की शादी एक जैन परिवार में भी हो जाती है, एक गुप्ता परिवार की फैमिली सिखों में भी ब्याही जाती है। तो उससे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो कैसे बचेंगे, और क्या ये बेसिक मिनिमम लॉ होगा, या इस पे भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे कि इस तरीके के लॉ बन जाएंगे जिसमें लोगों की आज़ादी और लोगों की फ्रीडम कर्टेल हो जाएगी। इस पे लोग चिंतित हैं। दूसरा विषय जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जो फैक्ट चेक यूनिट का एक प्रावधान संशोधन किया गया आईटी रूल्स में 2023 में, रूल 312 ए और सी में ये कहा गया, आईटी अमेंडमेंट रूल 2023 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है, कि फैक्ट चेक यूनिट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे स्कैन करेंगी जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज पोस्ट करते हैं। अगर आप ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कोई पोस्ट करते हैं और उसके अगर वो सही नहीं है, वो गलत है और देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के सौभाग्य को खराब करती है, या देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है, या देश में अराजकता का माहौल फैलाती है, कमलाइजेशन का माहौल फैलाती है, या देश में लोगों को बांटने का काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन में जब उस पर बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संज्ञान में लिया कि जब आपके पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी है, और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी प्रेस में आती है जिसमें वो इंफॉर्मेशन गलत है, तो पीआईबी उसका फैक्ट चेक करती है और अगले दिन उसको इंफॉर्मेशन को या तो करेक्ट किया जाता है या उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी और सोर्स से, और वो सोर्स की इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई, उसके लिए हमें खेद है। तो इस तरीके के आप तमाम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं जो आती हैं चीज़ें। तो अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जब ऑलरेडी पीआईबी के अंडर इनकम टैक्स रूल्स के 68 और 2021 की जो अमेंडमेंट्स हैं वो सब इम्प्लीमेंटेड है, तो ये फैक्ट चेक यूनिट क्यों बनाई आपने? क्या ये एफसीयू बना के आप उन कंपनियों को, जो विदेशी कंपनियां जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी सोशल मीडिया यूट्यूब है, क्या आप उनको डराने धमकाने का काम तो नहीं करेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास आर्टिकल 14 में है और आर्टिकल 24-25 में हमारी जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम है, क्या उसको तो कर्टेल करने के लिए ये एफसीयू आपने नहीं बनाया है कि आप ट्विटर के ऑफिस में जाएंगे और रेड डाल देंगे और उनको कहेंगे कि अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये न्यूज़ आपने एक स्पेसिफिक अकाउंट से नहीं निकालेंगे तो हम ये कर देंगे। पास्ट में आपने देखा कि पहले भी सब होता आया है, जब सरकार को खतरा लगता है अपनी सरकार पर, कि इनकी सरकार के लोगों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो सरकार उसमें सख्ते में आ जाती है। किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरीके से ट्रैक्टर टू ट्विटर और किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल्स को सरकार के कंप्लेंट करके कि ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान विरोधी, भारत विरोधी काम कर रहे हैं। अगर राफेल पे आप सवाल पूछते हैं कि राफेल के एयरक्राफ्ट इतने महंगे क्यों खरीदे गए, या अमेरिका से ड्रोन्स इतने महंगे क्यों खरीदे गए, और माइक्रोन की डील में 70% सब्सिडी इंडिया की गवर्नमेंट क्यों दे रही है $2 बिलियन की, जिसमें 100% ओनरशिप आप माइक्रोन को दे रहे हैं, जब ऐसे सवाल आप खड़े करते हैं, क्या वो देश विरोधी सवाल है? मुझे तो लगता है वो देश विरोधी सवाल नहीं है। वो ऐसे सवाल है जो किए जाने चाहिए, करे जाने चाहिए, क्योंकि उन सवालों का मायने ये कि आप सरकार को अकाउंटेबल बनाएं, और अगर आप उन सवालों को इस चीज़ से जोड़ दें कि वो देश की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और देश के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश की डिफेंस से रिलेटेड है, तो वही इंफॉर्मेशन को आप एंटी नेशनल, एंटी इंडिया कैंपेन का करार दे देते हैं, उसको टूल किट कह देते हैं। आपने देखा पहले भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों को हाईलाइट करते आए हैं, उनको टूल किट का नाम देके आपने कई लोगों को जेल में डाला है। कई लोग 3-3 साल से जेल में हैं, पत्रकार, उन पे आपने यूएपीए के केसेस लगा दिए हैं, और जो आपके पॉलिटिकल एडवाइजरीज हैं उन पे आप पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगा देते हैं। तो क्या ये इंफॉर्मेशन एक्ट का 2023 का जो अप्रैल का अमेंडमेंट है, क्या ये जो सोशल मीडिया का फ्री टू एयर जो उनका है, जो सेंसर्ड नहीं है, क्या आप उसको सेंसर करना चाहते हैं? थर्ड पार्टी इंटरमीडियरीज के द्वारा उनकी लीगल रेमेडीज दिए बगैर क्या आप उनको कोर्ट ले जाके उनके दफ्तर बंद कराना चाहते हैं? तो ये सब सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये रेमेडीज कॉम्पिटेंट कोर्ट में अवेलेबल है पीआईबी के थ्रू, पीआईबी अगर नोटिस भेजती है किसी सोशल मीडिया कंपनी को कि उनकी न्यूज़ जो है उनके संज्ञान में आई है कि वो गलत है,
और आपने देखा किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन की ट्रोलिंग करते हैं जो इंफॉर्मेशन बाद में गलत पाई जाती है, चाहे वो मवेशियों का मामला हो, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो किसी मंदिर के आगे किसी का गौ मांस के फेंके जाने का मामला हो, चाहे वो किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर का मामला हो, किसी मुसलमान लोकेलिटी में किसी के मारे जाने का मामला हो। तो इस तरीके की चीज़ें जब पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल ही प्रमोट करते हैं और झूठी इंफॉर्मेशन लगा के और बहुत सारी चीज़ों में पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन पे फैक्ट चेक क्यों नहीं लगता? और जब वही आईटी सेल्स सरकारी हो जाते हैं, जब वो सरकार में आ जाते हैं, जब वो सत्ताधीश हो जाते हैं, तो उनको ये क्यों डर लगता है कि अब उनका झूठ का पुलिंदा पकड़ा जाएगा, अब उनके झूठ का कारोबार नहीं चलेगा? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो होनी चाहिए। जब वो अपोजिशन में थे तो धड़ल्ले से बात करते थे सरकार के खिलाफ, जब कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है और न 60 रुपए 70 रुपए जब डीजल और पेट्रोल के दाम थे तब उसकी बात करते थे। आज डीजल और पेट्रोल के दाम अगर आप क्रूड ऑयल का रेट देखें तो रशिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमने किया है पिछले 14 महीने में, उसमें तो डीजल और पेट्रोल का रेट जो है 25 रुपए कम हो जाना चाहिए। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो फिर इस पे रोक क्यों लगाई जा रही है? बात यहाँ खड़ी हो जाती है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कह सकते आप। फिर आप कहते हैं कि अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश के विभाजन के लिए यूज किया जा रहा है या कुछ ऐसे लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है वो देश की विभाजन कारी नीतियों पे डिपेंडेंट हैं, या फिर आप उन ऑपोजिशन पार्टीज पे वो पीएमएल के केसेस लगाते हैं, ऐसी धाराएं लगाते हैं, उनके लीडरों को जेल भेजते हैं क्योंकि वो आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आप एक पब्लिक रेफरेंडम बना रहे हैं, आप एक पब्लिक से सपोर्ट ले रहे हैं, पर उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की का आकार क्या होगा, उसमें क्या चीज़ें होंगी, उसमें मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया कौन सी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन की ज़रूरत है, पब्लिक ओपिनियन की ज़रूरत है, वो किए बगैर आप सिर्फ एक रेफरेंडम मांग रहे हैं। और जितनी भी अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियन सरकारें हैं वो रेफरेंडम लेके गलत बयानी करके और झूठ का कारोबार करके इस तरीके के लॉज लेके आती हैं। तो ये क्या ये जो आईटी अमेंडमेंट्स हैं ये उनके लिए तो नहीं हो रहा है। अब इलेक्शन रिपोर्टिंग ही ले लीजिए, मान लीजिए 2024 का इलेक्शन है और उसमें अपोजिशन पार्टीज के प्रवक्ता या उनके आईटी सेल सरकार के बारे में कोई बात लिखते हैं और सरकार कहती है कि झूठ है। अब इसका फैसला तो कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए लीगल रेमेडी के द्वारा। तो क्या वो फैक्ट चेक यूनिट्स जो इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन को वो दबा देंगे? क्या वो उन सोशल मीडिया चैनल्स को बोलेंगे कि ये इंफॉर्मेशन अगर आप दिखाएंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे? तो इस तरीके की कई चीज़ें हो सकती हैं। इलेक्शन रिपोर्टिंग में उसका इफेक्ट आ सकता है, एजेंडाज पे उसका इफेक्ट आ सकता है कि सरकार के एजेंडा जो राम मंदिर का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है या आर्टिकल 370 हटा के और भी चीज़ों का है, उस पर तो आप तमाम तरह की बहस जो है वो अलाउ करेंगे, पर अगर सरकार के खिलाफ वो बहस की जाती है तो उसको आप विरोध करेंगे, उन चैनलों को आप एयर नहीं होने देंगे या उन सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट्स को आप बैन कर देंगे। तो ये एक तरफा अगर आप डेमोक्रेसी रखेंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं, वो ऑटोक्रेसी कहलाएगी। और पब्लिक को ये सोचना है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट आप इसलिए मत करें कि कांग्रेस उसको अपोज करेगी या अपोजिशन पार्टी उसको अपोज करेंगी या बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। आप ये देखिए कि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेंट्स क्या हैं, क्या वो कंटेंट पब्लिक के फेवर में है, क्या वो कंटेंट आपकी फैमिली के फेवर में है, क्या वो कंटेंट आपकी इनहेरिटेंस, आपकी 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 सेटलमेंट्स, आपकी मेंटेनेंस, आपकी एलिमनी राइट्स को तो नहीं खराब करते हैं? क्या वो पर्सनल लॉज के प्रावधान जो पिछले 1.5 दशक से चले आ रहे हैं, पिछले 50-55 सालों से चले आ रहे हैं, क्या उन पर्सनल लॉज को तो वो अफेक्ट नहीं करते? क्या वो उन जनजातियों को तो अफेक्ट नहीं करते जिनके पास वन अधिकार हैं, जो वन से अपना जीवन यापन करते हैं? क्या वो आपकी जल सुरक्षा को लेकर आपको दिक्कत तो नहीं दे रहे कि आपका आप जो जल जीवन जंगल आपको आपको ऑक्सीजन देता है, जो आपको पानी देता है, क्या वो कॉर्पोरेट्स के पास तो नहीं चला जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं और इन चीज़ों पर आपको गहन गहन अध्ययन करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। फ्री मीडिया, फ्री प्रेस, फ्री जर्नलिज्म का आपको सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि अगर हम लोग रहेंगे तो आपको एक और पक्ष भी देते रहेंगे, एक आपको फ्री एंगल भी देते रहेंगे। और अगर ये सोसाइटी बाइपोलर हो जाएगी कि एक तरफ तो एक सरकार है जो बोल रही है वही ठीक है, और दूसरी तरफ एक और पार्टी है जो उसको अपोज कर रही है, तो क्या हम उन दोनों में फंस के कहीं सच पीछे तो नहीं चला जाएगा कि जो कह रहा है, जो सरकार में है वो भी झूठ बोल रहा है, और जो उसको अपोज कर रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है, उसके लिए एक थर्ड डायमेंशन की जरूरत होती है। जैसे कहा जाता है एक शिव जी की तीसरी आंख की जरूरत होती है। तो फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, फ्री जर्नलिज्म एक तीसरी आंख है, और उस पर नजर बनाए रखना सरकार के कामों पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार की नीतियों के द्वारा उस पर अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है, रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है, महंगाई पे क्या असर पड़ रहा है, लोगों के जीवन यापन पे क्या असर पड़ रहा है। ये मेन मुद्दे हैं। बात इन पे होनी चाहिए, बात इस पे नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे सिविल राइट्स में लिखा है, तो ये राइट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं है। विकास के लिए सबको साथ लेकर साथ चलना, ये सबसे जरूरी काम है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।